AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ये कार दोनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। वजह है भाईजान के खिलाफ कटा चालान, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 11 चालान। असदुद्दीन ओवैसी विलायत से पढ़े बैरिस्टर हैं। भाईजान जब भी जुबान खोलते हैं कानून की बात करते हैं, नियम कायदों की कस्में खाते हैं, संविधान का वास्ता देते हैं, कानून का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन जब बात अपने पर आती है तो सारा ज्ञान शायद ताक पर रख देते हैं। ऐसे क्यों कहा जा रहा है? क्या कुछ ट्रेंडिंग है? उसका सच क्या है वो आपको दिखाएंगे। पहले कानून की दुहाई देती ओवैसी की तकरीर सुन ली। क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? बिल्कुल दीजिए आप, मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे असदुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि CAA का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NPR का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, NRC का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है। और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। भाईजान जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा ही बोलते हैं। कहते हैं देश में कानून का राज नहीं है, लेकिन वो खुद कैसे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं उसका मजमून देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने 11 चालान काटे हैं। ओवैसी की कार पर 10,485 रुपए का चालान बकाया है। इसमें 10 चालान ओवर स्पीडिंग और खतरनाक ड्राइविंग के हैं, वहीं 1 चालान आउटर रिंग रोड पर रेड लाइट सिग्नल तोड़ने का है। 11 चालान में से 10 चालान ओवर स्पीडिंग के हैं, यानी तेज रफ्तार से चलने के चलते। सवाल है असदुद्दीन ओवैसी इतनी तेजी में क्यों है? उन्हें किस बात की जल्दी है? इस तेज रफ्तार का कनेक्शन लोकसभा चुनाव से तो नहीं जुड़ा। असदुद्दीन ओवैसी हर सियासी मुद्दे को लपक लेते हैं। अगर वो मुद्दा वोट से जुड़ा हो तो उसे पकड़ने में जरा से भी देरी नहीं लगाते, लेकिन खुद का चालान भरने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उसकी कानूनी समझ सिफर क्यों हो जाती है? मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है। क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। बाउंसर फेंकने का हुनर ओवैसी का पुराना है। असदुद्दीन जब हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड पर उतरते तो अच्छों की गिल्ली उड़ा देते थे। अब बाउंसर की उसी टेक्निक का इस्तेमाल वो सियासी पिच पर करते हैं। यहाँ तक कि चुनाव में माहौल बनाने के लिए कम्युनल स्विंग कराने से भी वो पीछे नहीं हटते। 1947 का जो प्लेसेस ऑफ 91 का जो एक्ट है जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो प्लेस ऑफ वर्शिप थी वही रहेगा, उसमें कंट्रोवर्सी क्या है? और मसला सब जुडिस है। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी साजिश के साथ एक जुडिशियल ओवररीच किया है। वो जानते हैं कि SI सर्वे के खिलाफ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब फैसला आने वाला है, और ऐसे वक्त पे इस तरह की बात कर रहे हैं। इसको जुडिशियल ओवररीच कहेंगे तो क्या कहेंगे? हैदराबाद के सालारे मिल्लत का बेटा आज कौम के लिए एक नकीबे मिल्लत है। भाईजान के समर्थक उन्हें नकीबे मिल्लत कहते हैं। नकीबे मिल्लत का मतलब होता है समुदाय का नेता। ओवैसी की कोशिश भी यही है, एक खास समुदाय के सियासी रहनुमा बनना। इसके लिए ओवैसी कभी भी पीछे नहीं रहते। यंग एंड एग्रेसिव मुसलमान लड़कों के गर्म खून में उबाल कैसे लाया जाता है? कहते हैं आज पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी से अच्छा कोई और नहीं जानता। ओवैसी मंच पर हो, माइक हाथ में हो तो उनका तेवर तेजाबी हो जाता है। मुत्तहिद रहिए। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी आवाज, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके इत्तेहाद की निशानी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हो या औरंगाबाद हो या किशनगंज हो या किसी और जगह से मंदिर से लड़ेगी, आपको दुआ करना है
और मंजलिस को कामयाब करना है। अपनी दुआओं में आप मंजलिस के लिए दुआ करिए, अपने खास दुआओं में अहमद पाशा कादरी की सेहत के लिए दुआ करिए। मेरे भाई, इस जमात पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने ऐसे अजीम रहनुमाओं से, लीडरों से हमको नवाजा। संसद से सड़क तक ओवैसी हर जगह गुस्से में दिखते हैं। देश के कानून में जो बदलाव होता है उसमें उन्हें खोट नजर आता है, लेकिन जहां उकसाने वाली बात होती है वहां उनका वोल्टेज हाई हो जाता है। उनको जानने वाले कहते हैं कि असल में वो मुसलमानों के गुस्से को वोट में तब्दील करना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी अपनी सियासी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट देने जा रहे हैं। हैदराबाद के ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव हैं। अब की बार के चुनाव में वो क्या कर पाएंगे, वो चुनाव पर कितना असर डालेंगे, कितना वोट पाएंगे और किसके वोट काटेंगे, हर कोई बस अनुमान लगा रहा है। सच क्या है ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही जानते हैं। मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं, पहचानो उनको। मुसलमानों क्या तुमको याद नहीं, यही मक्का मस्जिद था, यही जुमा था, रमजान था। सालार ने अपने सर पर कुरान उठाकर कहा था कि तबाह हो जाए वो शख्स, उसका खानदान तबाह हो जाए जिसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। आज वही लोग ये बीजेपी के दुम छल्ले बनकर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मौलाना नहीं है, वो मुल्ला या मुफ्ती नहीं है, वो बैरिस्टर है। मजहबी किताब की जगह वो संविधान की बातें करते हैं। भाषण देने से पहले तैयारी करके आते हैं। रैलियों में भी ओवैसी के हाथ में हमेशा एक पर्चा रहता है जिसमें पॉइंट्स लिखे रहते हैं। उनकी अपनी पार्टी है और अयोध्या से लेकर बदायूं तक, नागरिकता कानून से लेकर किसान तक हर मसले पर वो अपनी अलहदा राय रखते हैं। वहीं ओवैसी उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। सबसे लेटेस्ट एपिसोड उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को गैर संवैधानिक करार दे दिया है। इस मामले को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये 2024 के चुनाव में ओवैसी का यूपी पर खास फोकस है। यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया है। 20 सीटों पर कैंडिडेट उतार सकते हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी यूपी की संभल, मुरादाबाद, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, कैराना, अलीगढ़, नगीना, रामपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली और बहराइच में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ओवैसी अपना टारगेट सावधानी से सेलेक्ट करते हैं। वो वहां जाते हैं जहां मुसलमान आबादी कम से कम 20% हो। ओवैसी मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाद में घुसते हैं। उनका प्रचार तंत्र पहले सक्रिय हो जाता है। ओवैसी की टीम मुस्लिम मोहल्ले के एक एक घर को नॉक करती है। मुस्लिम लड़कों को जलसे में बुलाया जाता है। उन्हें टाइमिंग याद कराई जाती है। मुसलमानों की ताकत बढ़ेगी ऐसा बताया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ी सियासी टास्क लिस्ट लेकर चलते हैं। उनकी तकरीरों में जितना मिर्च मसाला बीजेपी, संघ, मोदी और योगी के लिए होता है, उससे ज्यादा तेजाब बोन सेकुलर पार्टियों पर झड़कते हैं, जिनके नेता चुनाव आने पर तो जालीदार टोपी पहन लेते हैं, फिर काम निकल जाने पर मुसलमानों को भुला देते हैं। अपनी हर तकरीरों में ओवैसी लोकतंत्र की याद दिलाते हैं, कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, हक और हुकूक की आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन तेलंगाना पुलिस की ये चालान लिस्ट बताती है कि वो खुद कानून और नियम कायदों को लेकर कितने लापरवाह हैं। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखना उनके लिए उनका शगल बन चुका है। कभी बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से सफर करने पर चालान, तो कभी ओवर स्पीडिंग और खतरनाक ड्राइविंग के लिए चालान। और मामलों के साथ
साथ साथ चालान का चक्कर भी उन्हें चर्चा में बनाए रखता है। जैसे अभी 10,500 के 11 बकाया चालान के चलते भाईजान की चर्चा है। ट्रैफिक नियम को एक बार नहीं बार बार तोड़ने वाले इस बैरिस्टर साहब पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।